नमस्ते बच्चों, वेलकम टू ज्ञान जोन। आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 3.2 कंप्लीट कर ली थी और उसके सारे सवाल हमने ग्राफीय विधि से किए थे। तो हम यह यकीन कर सकते हैं या मैं ये मान सकता हूं कि आपको ग्राफीय विधि अच्छी तरह से आने लग गई, और अगर नहीं आती है तो सारे पुराने वीडियो एक बार पुनः देख ले। जब हमने प्रश्नावली शुरू की थी तो हमने 4 विधियों के बारे में डिस्कस किया था। वो कौन सी थी? पहली थी आलेख विधि, दूसरी थी हमारे प्रतिस्थापन विधि, तीसरी विलोपन विधि और चौथी थी वज्र गुणन विधि। यानी कि इस प्रश्नावली के अंदर हमको सभी सवाल है ना, इन 4 विधियों से करना आना चाहिए। तो पहली जो विधि है आलेख विधि, इसको हमने 3.2 में जितने भी सवाल किए उसमें इस्तेमाल किया और अब ये मान रहे हैं कि हमने ये कंप्लीट कर ली। अब हमारे पास बची है 3 विधि। तो जब आप भी इन सवाल को करें तो चारों विधियों के नाम लिख ले, और जिसमें आपको दक्षता आ जाए कि हाँ ये विधि मेरे को कंप्लीट है, कोई सा भी सवाल मेरे को दे दो मैं कर सकता हूं, तब क्या करना है आपको एक एक विधि पे टिक लगाते जाना है और इन चारों विधियों को कंप्लीट करना है। क्योंकि अगर ये चारों विधियां आपको आ रही है, सवाल होके वही आएंगे लेकिन उनको हल करने की जो मेथड्स है वो अलग अलग है। तो अगर ये चारों विधियां आपको आ जाती है, इसका मतलब प्रश्नावली 3 आपकी कंप्लीट है। तो अब जो 3.3 में हम ज्यादातर सवाल करेंगे वो इस दूसरी विधि से करेंगे, जिसका नाम क्या है? प्रतिस्थापन। ठीक है, तो इस विधि से अब हम सवाल करेंगे। सवाल में लिखा है कि रेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करो। तो हमारे आलेख विधि का काम यहाँ एक बार रुकता है और दूसरे नंबर की जो विधि है प्रतिस्थापन विधि, उसको हम शुरू करते हैं। तो पहला है प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है। प्रतिस्थापन का मतलब समझने के लिए एक बार स्थापना का मतलब समझना पड़ेगा। स्थापना का मतलब होता है कि जब हम किसी जगह पर किसी वस्तु को रखते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमने इस वस्तु को यहाँ पे स्थापित कर दिया, यानी किसी जगह पर किसी चीज को रखना, स्थापना। अब वही प्रतिस्थापना यानी किसी की जगह किसी को रखना, यानी कि अगर किसी जगह पहले से कोई वस्तु पड़ी है और उसको हटा करके उसकी जगह दूसरी वस्तु रखते हैं, तब हम कहेंगे कि हमने क्या की? प्रतिस्थापना की, यानी उस चीज को हटा करके उसकी जगह दूसरी चीज रखी। तो हमको यहाँ क्या करना? प्रतिस्थापना करनी, यानी किसी चीज को हटा करके उसकी जगह कोई दूसरी चीज या उसके समकक्ष कोई दूसरी चीज रखनी है। तो हम पहला जो सवाल है उसमें मुख्य रूप से किस पर फोकस करेंगे कि ये प्रोसेस क्या है, विधि पे फोकस करेंगे। उसके बाद के सवाल तो हमको आ ही जाएंगे। तो पहले सवाल के अंदर हमने प्रोसेस पे ध्यान देना है। ठीक है, तो किस प्रकार से ये करना है। तो हमारे एक बात हमको पता है कि हर सवाल के अंदर क्या होगा? समीकरणों का युग्म होगा। तो पहले सवाल में भी हमारे पास 2 समीकरणों का युग्म है, हम ले लेते हैं। पहला जो समीकरण है x प्लस वाई बराबर 14 और दूसरा है x माइनस वाई बराबर 4। अब क्या करना है? इन दोनों में से एक कोई समीकरण लेना है हमें और उसमें से किसी भी एक चर की वैल्यू दूसरे चर के रूप में निकालनी है। तो वो तो यही कि भाई एक चर जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको इधर रख लेंगे, बाकी सबको दूसरे पक्ष में ले जाएंगे। तो कोई सा भी एक समीकरण ले लो। मान लिया हमने समीकरण पहला लिया, तो समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 14। ठीक है, 2 जो समीकरण दे रखे हैं उनमें से हमने कोई सा भी एक समीकरण ले लिया। अब इसमें से क्या करना? हमें किसी एक चर की वैल्यू निकालनी है दूसरे चर के रूप में, यानी या तो x का मान y के रूप में निकलेगा या y का मान x के रूप में निकलेगा। तो किसी का भी किसी भी रूप में निकाल दो। हम क्या करते हैं कि इस x को इधर रख देते हैं, y को उधर ले जाते हैं। तो ये x का मान आएगा, क्या आएगा? x इधर रह गया प्लस y उधर गया तो कितना हो गया? माइनस y। तो बराबर हो गया 14 माइनस y। ये किसका मान आ गया? x का। x का मान आया 14 माइनस y। किस रूप में आया? y के रूप में। यानी हमने x का मान y के रूप में निकाल लिया। अब ये ध्यान रखना यहाँ पे कि ये मान हमने x का निकाला है तो दूसरे समीकरण में रखना है, इसको प्रतिस्थापित करना है।
लेकिन यहाँ मेन चीज जो ध्यान यहीं पर देना है कि जिस समीकरण से हमने x का मान निकाला है उसके अंदर मान नहीं रखना है, दूसरे वाले में रखना है। तो हमने ये मान किससे निकाला है? पहले समीकरण से। ये पहला लिख रखा था यहाँ, पहले से x का मान निकाला, तो पहले से जो x का मान आया वह दूसरे समीकरण में x की जगह रख देना है। तो ये आया हमारा x बराबर 14 माइनस वाई, इसको किस में रखना है? समीकरण 2 में रखने पर। बस यहाँ ये ध्यान देना है कि जिस समीकरण से हमने किसी भी चर का मान निकाला है हमको उसके अंदर मान नहीं रखना है, दूसरे वाले में रखना। अगर दूसरे से निकाला तो पहले में रखना और पहले से निकाला तो दूसरे में। हमने यहाँ चूंकि पहले से मान निकाला था x का, इसलिए रखना किसमें है? दूसरे में। तो दूसरा समीकरण क्या है? एक बार तो उसको ऐसे लिख दो, x माइनस वाई बराबर 4। ये हमारा दूसरा समीकरण था। अब देखो x का मान हमारे पास कितना आ रहा था? 14 माइनस वाई। इस मान को यहां रखना है, ठीक है। तो एक कोष्टक बना दो और x की जगह जो मान है उसको यूं का यूं यहां लिख दो। x बराबर कितना है? 14 माइनस वाई है, यहाँ x है तो यहाँ कितना लिख दो? 14 माइनस वाई। उसके बाद ये माइनस है, ये माइनस y बराबर 4। यहाँ समझ लो क्या किया हमने, इसकी और इसकी तुलना करो, समझ में आ जाएगा। 4 की जगह 4 है ही है, बराबर की जगह बराबर है ही है, y की जगह y है ही और माइनस की जगह माइनस है ही। हमने सिर्फ क्या किया? x की जगह 14 माइनस वाई लिख दिया है, और वो x की जगह 14 माइनस वाई आया कहां से था? समीकरण नंबर 1 से। लिखा हमने कहा है? समीकरण नंबर 2 में। तो समीकरण नंबर 1 से हमने चर राशि का मान निकाल के, चर राशि कौन सी? x, उसका मान निकाल करके समीकरण नंबर 2 में रख दिया। अब हम क्या करेंगे? इस समीकरण 2 को हल करेंगे। तो कोष्टक खोलेंगे, ये 14 के तो 14, कोष्टक खुलेगा तो माइनस वाई बराबर 4। दोनों माइनस के y है तो 14 माइनस के कितने y हो गए? 2 बराबर 4। इसको पक्षांतरण कर लो, 14 उधर ले जाओ तो माइनस 2y बराबर 4 माइनस 14, इसको उधर ले लेते हैं। तो माइनस 2y बराबर कितना आया? 4 माइनस 14 थे। अब इसको हल करो, माइनस 2y बराबर प्लस के 4 और माइनस के 14 कितने हो गए? माइनस के 10। अब ये माइनस 2y इधर ले जाओ तो y बराबर माइनस 10 बटा माइनस 2, माइनस से माइनस कट के y बराबर आ गया हमारे 5। यानी हमने एक चर का मान तो निकाल लिया, किससे? पक्षांतरण करके। अब जो मान आया y का, उससे हमको x का मान वापस निकालना, क्योंकि पहले जो x का मान हमने निकाला ना वो किसके रूप में था? y। अब संख्या के रूप में निकालना, तो इस y के मान को चाहे इसमें रखो, इसमें रखो, इसमें किसी में भी रख दो। इतने सारे बीच में जो हमारे समीकरण आए ना, उसमें से किसी भी स्टेज के ऊपर अगर आप y का मान उस समीकरण में लिखोगे तो x का मान निकल जाएगा। तो करना क्या है? किसी में भी लिख दो। यहां बंदिश नहीं है कि पहले में रखना है या दूसरे में, y का मान जवाब। लेकिन यहां पे बंदिश थी कि जिससे हमने x का मान निकाला उसमें नहीं रखना और दूसरे में रखना। यहाँ कोई बंदिश नहीं है। एक चर का मान अगर संख्या में आ गया तो जब संख्या के रूप में एक मान आ गया तो उसके बाद किसी में भी रख दो, चाहे पहले में रखो चाहे दूसरे में। तो y बराबर कितना आया? 5। समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में, हम 1 में रख देते हैं, में रखने पर। समीकरण 1 ये रहा, x प्लस वाई बराबर 14। तो x प्लस वाई की जगह कितना है? 5 बराबर 14। ये 5 प्लस के उधर जाके माइनस हो गए तो x बराबर 14 माइनस 5 यानी x बराबर 9। तो x का मान भी आ गया। तो दोनों समीकरण को हल करने का मतलब भी यही होता है कि जो चर राशियां हैं उनका मान निकालना। दोनों चर राशियों का मान निकल गया, लास्ट में लिख देंगे x बराबर 9, y बराबर 5। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1 युग, जो पहला युग्म है उसका हल हो गया। इसी प्रकार लेते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 है हमारे s माइनस टी बराबर 3 और s बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6। प्रोसेस सेम रहेगी, बस एक बार ध्यान से देखना है, उसके बाद उसी प्रोसेस को सभी में
दोहराते रहना है। पहला समीकरण लेकर के उसमें से एक चर का मान निकालेंगे। तो समीकरण एक ले लिया, एक से समीकरण एक ये रहा, एस माइनस टी बराबर 3। टी को उधर ले जाओ तो s बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस टी। ये किसका मान आ गया? s का मान। किसके रूप में आया? t के रूप में। कौन से समीकरण से आया? पहले से। तो पहले से जो मान आएगा उसको लिखना किसमें? दूसरे में। तो s बराबर 3 प्लस टी समीकरण नंबर 2 में रखने पर हम क्या करेंगे? जो समीकरण नंबर 1 से s का जो मान आया उसको समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। तो समीकरण नंबर 2 पहले तो यूं कहीं लिख देते हैं, s बटा 3 प्लस t बटा 2 बराबर 6। इसको थोड़ा सा हल कर लो। चाहे तो आप 3 और 2 है बटा में, तो 6 का गुणा करो तो ये कट जाएंगे। चाहे लघुत्तम लेके स्थानांतरित कर दो या पहले मान रख दो, जैसा भी आपको उचित लगे। तो पहले लघुत्तम ले लो, इनका 6 आया, 2 बार गया 3 का, इसमें 2 का गुणा हुआ तो 2s प्लस 2 का भाग 6 में 3 बार गया, 3 का गुणा t से किया तो 3t बराबर 6 और ये 6 उधर जाके गुणा हो जाएंगे। तो 2s प्लस 3t बराबर 36। ये 6 जाके 6 से गुणा हुए 36। अब यहाँ मान लिखो s का। तो 2 कोष्टक s कितना है? 3 प्लस t, ये 2 की जगह 2 आ गए, s की जगह 3 प्लस t प्लस 3t बराबर 36। अब इस 2 का इससे गुणा कर दो। तो 2 का गुणा 3 से हुआ तो 6, फिर 2 का गुणा t से हुआ तो 2t प्लस 3t, ये 2 का गुणा 3 से हुआ 6, 2 का गुणा t से हुआ 2t प्लस 3t बराबर 36। तो ये 2t और 3t कितने हो गए? 5t बराबर ये 6 उधर जाके माइनस हो गए, 36 माइनस 6, ठीक है। तो 5t बराबर कितना आ गया? 30 और t बराबर हो गया 30 बटा 5 यानी कि 6। तो t का मान हमारे आ गया कितना? 6। तो एक चर का मान आ गया। बस अब क्या करना है? एक चर का मान आने के बाद दूसरे समीकरण में इसका मान लिखना है। t बराबर 6 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है? s माइनस टी बराबर 3। तो s माइनस टी की जगह 6 लिख दो, 3 ये उधर गए तो प्लस हो गए, s बराबर 3 प्लस 6 यानी s बराबर 9। तो ये हमारे दोनों आ गए, s और t का मान। तो लिख देंगे लास्ट में s बराबर तो कितना आया? 9 और t बराबर आ गया 6। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 2। अब चलते हैं सवाल नंबर 3 पर। तीन एक्स माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9। सेम प्रोसेस है, बार बार ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। समीकरण नंबर 1 लेंगे, समीकरण नंबर 1 से हम हल करके किसी भी चर का मान निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 3 है, या तो y को इधर ले जाओ या 3x को उधर ले जाओ। तो हम 3x को ले जाते हैं तो माइनस वाई बराबर हो गया 3x माइनस 3 माइनस 3x, और ये माइनस उधर ले जाएंगे तो ये चिन्ह बदल जाएंगे, या पूरे के चिन्ह बदल दो, जैसा भी वो समझ में आता है। तो ये हो जाएगा y, ये माइनस के 3x हो जाएंगे प्लस के 3x, और प्लस के जो 3 है वो हो गए माइनस के 3। तो हम सामान्यतः माइनस का पीछे लिख देते हैं, बाकी कोई जरूरी नहीं है, आगे पीछे कहीं भी लिखो। केवल हमको क्या करना है? प्लस वाली संख्या को माइनस की बनाना है और माइनस वाले को प्लस का, तो पूरे चिन्ह बदल दिए। तो y का मान आ गया हमारा कितना? 3x माइनस 3।
इसको ये किससे निकाला था हमने, समीकरण नंबर 1 से निकाला। अब इसको किस में रखेंगे, 2 में। तो y बराबर कितना आया, 3x माइनस 3 को समीकरण 2 में रखने पर ये समीकरण हमारा 1 है और ये है 2। तो समीकरण नंबर 2 में y का मान लिखेंगे। तो समीकरण नंबर 2 क्या है, 9x माइनस 3y बराबर 9। क्या करेंगे, ये जो मान आया y का हमारा कितना, y बराबर 3x माइनस 3, इसको इसमें रख देंगे। तो 9x माइनस 3 और y कितना है, 3x माइनस 3 बराबर 9। अब 9x इसका गुणा किया, माइनस प्लस माइनस 3 तरी 9x प्लस माइनस सॉरी माइनस माइनस प्लस 9 बराबर 9। तो ये माइनस के 9x और प्लस के 9x कट गए, 9 बराबर 9, यानी कि इसका हमारा कोई औचित्य नहीं, क्योंकि x इसमें आया ही नहीं है तो x की वैल्यू ज्ञात नहीं होगी। यानी कि हमारे पास एक ही लाइन आ रही है, क्या आ रही है वो, कि y बराबर 3x माइनस 3, यानी एक ही कंडीशन बची कि ये दोनों समीकरण कब संतुष्ट होंगे, जब y बराबर 3x माइनस 3 आ जाए। यानी इसका मतलब अब x के और y के अनेक मान आएंगे। अनेक मान का मतलब ये कि x का कोई भी मान रखते जाओ, y के मान आते जाएंगे और वो सारे हल सही होंगे। जैसे x का मान तुम 1 रख दो तो 3 माइनस 3 y का 0 हो गया, x का 2 रख दो तो 6 माइनस 3 3 हो गया। तो यानी हम क्या लिखेंगे कि एक ही कंडीशन है कि y बराबर 3x माइनस 3, जहां क्या हो जाएगा, x व y के अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होते हैं। हमने पढ़ा कि जब a1 बटा a2 बराबर हो b1 बटा b2 के और बराबर हो c1 बटा c2 के, तब अपरिमित रूप से अनेक हल आते हैं, यानी x के भी अनेक मान आ सकते हैं और y के भी। तो वो कंडीशन यहां लग रही है, इसलिए यहां अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 3। क्योंकि यहां देख सकते हो a1 बटा a2 कितना है, 1 बटा 3, b1 बटा b2 1 बटा 3 और c1 बटा c2 भी 1 बटा 3। इसलिए अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो x के भी अनेक मान आ सकते हैं और y के भी अनेक। तो यहाँ क्या करना है, आप चाहो अगर कोई कुछ हल निकालने हो तो x के मान रखते जाओ और y के मान निकलते जाएंगे। इस प्रकार से इसके अनेक हल आ सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। इसी प्रश्न के अगले जो 3 है सवाल वो हम अगली क्लास में लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। जय हिंद, जय भारत।